रंगमंच है ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। पर वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बहुत बड़े निर्देशक थे। और सिर्फ निर्देशक ही नहीं थे, एक महान गुरु थे। आज पूरा 1 महीना हो गया है जब आदरणीय इब्राहिम अलकाजी साहब हमारे गुरु ने फाइनल एग्जिट ले ली। बहुत सोचा कि आज के दिन सुरनाई थिएटर फोक आर्ट्स फाउंडेशन और मुंबई थिएटर गाइड मिलकर के कुछ आत्मीयता भरी श्रद्धांजलि अर्पित करें अपने इस महान गुरु को, जिनका नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे तो हमारे इस श्रद्धांजलि का नाम है एक खास रिश्ता चचा भतीजों का। पर इससे पहले कि भतीजे आए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सुरनाई थिएटर फोक आर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से ही ये श्रद्धांजलि क्यों करना चाहती थी। शायद किसी ने पूछ भी लिया था कश्यप से कि भतीजे ठीक है, पर ये भतीजी कहाँ से आई। तो उसका जवाब ये है कि कुछ ऐसे खास रिश्ते होते हैं जो चंद लम्हों के होते हैं पर जन्म जन्मांतर के होते हैं। अक्सर एक प्रश्न लोग पूछते हैं और वो ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। नहीं कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू बोला। अक्सर एक बार लोग बात पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है कि हर वक्त इला अरुण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का उतनी ही शिद्दत से नाम लेती है। ऐसा तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई 3 इयर्स का कोर्स किया हो। फिर वो भी अलकाजी साहब रविंद्र नाट्य भवन जो था उसकी बात करती हैं। बात ये कहना चाहती हूँ कि जिन चचा का जिक्र हो रहा है उनसे शायद मैं पहले ही परिचित हो चुकी थी, जब बहुत से लोग दाखिला भी नहीं लिया था उन्होंने। मैं बात कर रही हूँ पहले बैच के मिस्टर मोहन महर्षि, हमारे ओम शुक्री जी, सुधा शुक्री जी, ये सब लोग राजस्थान के थे और जयपुर पास में ही है, तो उनका आना जाना था। पर इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही मेरे गुरु श्री मोहन महर्षि जी ने जैसे वहां से पास किया, तो जैसा एनएसडी के लोग करते हैं कि अक्सर अपने प्रांत में जाकर के कुछ अच्छे नाटक करते हैं, मोहन जी आए, उन्होंने सबसे पहला नाटक भूमिजा किया था। मैं सिर्फ एक दर्शक मात्र थी। मैं वहां गई, नाटक का शौक था, नाटक कर रही थी। और बाद में मेरी एंट्री अचानक, उसमें मेरी बहन भी थी, सीता बनी थी मीनाक्षी जी, लक्ष्मी भूमिजा प्ले था। और मैं जो थी वो सिर्फ बैठी रहती थी ऑडियंस में। वहां पे वीरेंद्र शर्मा और मोहन महर्षि जी जब भी बात करते थे तो कहते थे कि चचा ने ये कहा, चचा ने वो कहा। बिकॉज आई वॉज इन द ऑडियंस, आई वॉज विद देम, लर्निंग हाफ ऑफ द टाइम विद देम। तो मैं सोचती थी चचा आखिर हैं कौन, जिस चचा का इतना जिक्र होता है। उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे गुरु के साथ मैंने 3 नाटक करे। जसमा उड़न, सॉरी वो भानु भारती के साथ किया था बाद में, पर उनके साथ मैंने किया आजर का ख्वाब और शुतुरमुर्ग और आषाढ़ का एक दिन। शुतुरमुर्ग लेकर के अपने मोहन जी अभिनव जो रंगमंच है के जी आप सुन रहे होंगे, जो आपका बाहर वाला जो वहाँ है, वहाँ पे लेके गए। आई वॉज प्लेइंग द मेन रोल। तो मैं धीरे धीरे परिचित होने लगी वहाँ के आंगन से, बाहर वाले थिएटर से। 3 नाटक मैंने करे। उसके बाद मोहन महर्षि जी ने कहा कि शॉर्ट टर्म कोर्स एनएसडी पहली बार कर रहा है, तो उसमें तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, मैं फाइनली चचा को देख लूंगी कि चचा हैं कौन।
आई वॉज लकी कि मुझे राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी ने एक स्कॉलरशिप दी। देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्स था, रिश्ता जन्म जन्मांतर का, आई विल रिपीट इट। तो जब वो मुझे मिला तो मेरी माँ नाखुश थी, क्योंकि हमेशा यही कहती थी कि नाटक को और कल्चर को सिर्फ दाल में नमक की तरह से करो। ये उन्हें पता नहीं था कि बाद में मैं जो रोटी रोजी भी खा रही हूँ, वही मेरा मेन प्रोफेशन बन गया। मैं वहां पे गई, इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, चली गई। और जाने के बाद फिर ये थी समस्या कि मैं ठहरूं कहाँ। मैं महान गुरु पैर छूती हूँ, चचा जी से मिली। उन्होंने कहा कि तुमको हम वकील लेन में हॉस्टल में रखेंगे। यहाँ से एक दूसरा रिश्ता शुरू होता है, सबा जैदी, रोहिणी हतंगड़ी, ओम शिवप्री जी, बंसी कौल जी से। मैं उसी हॉस्टल में रही, वकील लेन में। तो जब भी कोई बात करता है ना, तो एक एक दीवार मुझे पता होती है। इत्तेफाक ये हुआ कि जाने के बाद गुरुजी मुझे माफ करें कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। सो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोहन महर्षि, वही मेरे गुरु थे। पर गोविंद को मुझे मिलना था। गोविंद मिले मोहन महर्षि की वजह से। तो हम वहां पहुंच गए। पहुंचे तो जब पता पड़ा कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स तो मोहन जी लेंगे। शायद आज देख रहे हो, मैं माफी चाहती हूँ मोहन जी, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, क्योंकि मैं आपसे तो सीख चुकी थी। पर गोविंद जिन्होंने आपके जो गुरु थे ना, उनसे मुझे सीखना था। तो खैर मन महसूस करके स्टूडियो थिएटर जो है, वहाँ पे हमारी क्लासेस शुरू हुई। और फिर इम्प्रोवाइजेशन की क्लास हुई। जाने क्या बात हुई, बीच में मुझे मोहन जी ने कहा कि कल शाम को श्री राम सेंटर में आना। तो वहाँ पे शाम को मैं एक नया मैंने असाइनमेंट लिया है, आषाढ़ के एक दिन का, एंड यू हैव ऑलरेडी डन प्रियंक मंजरी, तो तुम वो कर लेना। वो मेरे गुरु थे। मैं चली गई। भैया 2 दिन के बाद पता पड़ा कि क्लास में आए आपकी जो थे पियोन के, आपको अलका जी साहब बुला रहे। थर थर काँप गई, बहन जी टाइप की तो मैं थी और तबज्जो थी कि उन्होंने कैसे बुलाया। वही एक क्षण है आत्मीयता का, वो जो तना था ऑफिस का, जब उन्होंने डांटा, डू यू रियलाइज व्हाट यू हैव डन। कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे हैं, पर उनके दर्शन तो हो रहे थे, इतनी क्लोजनेस। बाद में तो मैंने सोचा कि ऐसी क्यों ना गलतियां मैंने बहुत करी कि कई बार बुलाते हो वहां पे। तो मैं उन्होंने कहा कि यू हैव कम हियर फॉर व्हाट। आई सेड सर, आई वांटेड टू लर्न, बट इट डजंट लुक लाइक you have gone outside and you want to do a play with a different company. This is a breach of trust. तुमको स्कॉलरशिप दी गई, so you will be set. आपको वापस भेजा जाएगा। मैं बोल नहीं सकती थी। जैसा रोहिणी ने कहा था, बड़े बड़ों की गिग्गी बन जाती, मेरे आंसू टप बह रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, यही उनकी समझ थी। उन्होंने कहा सो व्हाट यू वांट। मैंने ऑनेस्टी कहा, सर मुझे पहला सदमा तो तभी लगा था कि मोहन जी मुझे सिखा रहे हैं, मैं तो आपसे सीख। ब्यूटीफुल स्माइल। और उन्होंने मेरी आंखों में देखा, तो तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगी। नहीं सर, मैं नहीं करूँ। तो तुम यही रहोगी। आई सेड यस सर। बहुत कम लकी लोग होते हैं कि ये तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसका सच तो हमारे गुरु मोहन जी को पता होगा, पर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। और अलकाजी साहब ने एक जोश में शॉर्ट टर्म कोर्स को अलकाजी साहब ने संभाल लिया। और अंधा क्या चाहे, उन्होंने ही पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने किंग इडिपस किया, मुझे ही रोल मिल गया योकास्टा का। एक लड़का और था, मतलब तो बहुत बड़े हो गए होंगे, किरण, उनका क्या डिस्प्यूट हुआ वो भी निकल गए। तो मेरी और लॉटरी खुल गई, मनोहर भाई आ गए इडिपस करने के लिए। ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स जिसे आप कहते हैं, बड़े बड़े लोग जो कहते हैं हम एनएसडी से पास हुए, एनएसडी से निकले हैं, पर कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं। मैग्नस गोल्ड का जो है कि उनका हाथ लग गया आपके कंधे पे। कई बार होता था लिफ्ट से चले, हर आदमी कहानी कहता है, एक ही लिफ्ट में मिल गए तो वाह 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 वाह, मजा आ गया। कभी कभी आप चल रहे, पीछे से किसी ने हाथ की थपकी मार दी, वो एक टच था, वो डिसिप्लिन, वो सिंसियरिटी। खैर कोर्स खत्म हुआ, अभिनय भी हो गया और मैंने वो भी कर लिया। तो उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, कहा कि क्या ख्याल है, तुम में वो सब गुण है जो एक कलाकार में होना चाहिए, 3 साल का कोर्स करो।
अब मैं बड़ी पशोपेश में ये थी कि माँ ने बड़ी मुश्किलों से भेजा था, तो मैंने कहा सर मेरी मदर परमिशन नहीं देगी। मैं मदर का क्या लेना देना है भाई, तुम यू डू यू वांट टू डू और नॉट? सर आई वांट टू डू बट वी आर 7 सिस्टर्स एंड माय मदर सेड मैं इस तरह से सबको परमिशन दूंगी तो फिर तुम्हारे काका यानी मेरे फादर नाराज होंगे, तो जितना मिला उतना ले लो और कल्चर को दाल में नमक की तरह से समझो। उन्होंने कई बार कहा यू विल रिग्रेट, फिर डांटा, उसी जगह बुलाया था डांटने के लिए, पेड़ के पास में। यू नो व्हाट इज योर फ्यूचर, you will be mother, you'll be married and will be mother of 7। ये बात मेरे लग गई। मैंने कई बार मम्मी को कहा भी कि मम्मी मेरे गुरु मुझे कह रहे रुक जाओ, वो टस से मस नहीं हुई, छोटी जगह की थी, निर्णय नहीं ले पाई, वापस चली गई। और आग, वो पहली लॉ वो अलकाजी साहब की लगाई हुई थी, वो आशीर्वाद उनका था। 38 साल हो गए हैं, सुरनाई थिएटर ग्रुप आज एग्जिस्ट कर रहा है। शादी हो गई, मैंने एक ही लड़की पैदा करी। मैं एक दिन कोलाबा में समोवार में गई, समोवार में देखा कि वहां की आर्ट गैलरी में अलकाजी साहब, किसी ने कहा अलकाजी साहब आए, मैंने पराठा वहीं छोड़ दिया, मैं भागी, तो पता पड़ा वो भी लंच के लिए गए। तो मैंने उनकी डायरी में लिख दिया सर आई एम जस्ट अ मदर ऑफ अ डॉटर, वन डॉटर, आई एम नॉट ए मदर ऑफ 7 daughters सर, आई हैव adapted 7 plays and I'm writing plays and with your blessings I'm continuing। अब ये मैंने कहा, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अलकाजी साहब के आशीर्वाद से जब मैं पहले पहले आई थी यहाँ पे बॉम्बे में, तो मुझे उन्हीं की बहुत अच्छी शिष्या, मैंने नागराज जी के साथ ग्रुप ज्वाइन करा, वहाँ भी चचा 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 ही हो रहा था, यानी पहले ग्रुप से लेकर और अब तक चचा था। उसके बाद जब मैंने सुनाई थिएटर फोक आर्ट्स फाउंडेशन खोला तो ईश्वर का वरदान मुझे मिला कि आखिरी बैच की जो लास्ट बट वन के थे, मिस्टर के रैना, मिस्टर विजय कश्यप, मिस्टर विजय राजदान, इन सब ने सुनाई को ज्वाइन किया। तो अब आप जान सकते हैं कि मैं क्यों अलकाजी की स्टूडेंट हूँ और क्यों मैं कहती हूँ कि मैं एनएसडी की हूँ। आखिरी बात, इससे पहले कि मैं भतीजों को दे दूँ, उनके 90 साल की बर्थडे थी, एनएसडी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हमेशा नेचुरली एनएसडी के स्टूडेंट्स ही जाएंगे, चाहे वो उनके बाद के ग्रुप के हों। तो मैंने अमाल जी को फोन किया कि मैं आना चाहती हूँ, यस आई वेंट। ये सहयोग की बात है कि जब मेरा टर्न आया, ये शोभा जी ने भी कहा था और अमाल ने भी कहा, मेरा टर्न आया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, हाथ खड़े रह। आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता, हो सकता है उन्होंने अमाल का हाथ समझा हो, नर्स का हाथ समझा हो, मैंने क्या समझा, मेरे सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो टच आज भी है, ये मेरा वादा है सर आपसे, टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल बी ऑन स्टेज, अडेप्ट करूंगी, काम करूंगी, जो भी करूंगी, जो मैं 3 साल नहीं पढ़ पाई, आपका सपना मैं साकार करूंगी। तो कहना ये चाहती हूँ, समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में 2 पल को चहक गए। तो अब मैं बता अपनी श्रद्धांजलि के साथ भतीजों को सामने लाना चाहती हूँ। के रैना जी, आप दोनों भतीजे आइए और शॉर्ट टर्म कोर्स चुप बैठे था। थैंक यू इलाजी। जब हमने इस श्रद्धांजलि की बात की, आपने, मैंने, कश्यप ने, बिकॉज देखिए श्रद्धांजलि क्या होती है। श्रद्धांजलि तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी अलकाजी साहब को दी और हम उसमें भी हमने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया, और भी कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन सारा पर्पज श्रद्धांजलि का ये था कि हम उनके बारे में बात करना चाहते थे, उनके बारे में बात करके अपने आप को खुश करना चाहते थे और वो वक्त याद करना चाहते थे कि जो हमने उस महान टीचर के साथ गुजारा। जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर थे, लेकिन बहुत बड़े गुरु थे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा टीचर न आगे कभी होगा, न पहले मैंने कभी देखा था। और आज जब उनके 1 महीना हो गया उन्हें ये संसार छोड़े हुए, मैं विनम्र होकर उनको याद करता हूँ, उनकी स्मृति को याद करता हूँ और ईश्वर से चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी है, जैसे भी है, वो हम पर अपनी दया बनाए रहे और
हमें इंस्पायर करते रहे ताकि हम थिएटर में जब तक हम हैं, जब तक हम में ताकत है, हमारे बाजू में ताकत है, हम अच्छा काम करें और उनके नाम को आगे बढ़ाएं। देखिए उनका कंट्रीब्यूशन थिएटर में, अलकाई साहब का बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थिएटर में। लोग हमेशा कहते हैं कि भाई क्या हिंदुस्तान के थिएटर की दिशा क्या है, दशा क्या है। वो दिशा और दशा देने नहीं आए थे। मुझे मालूम है कि एक अच्छा टीचर जब उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया तो उनका पर्पस ये नहीं था कि वो सारी दुनिया को ये बताए कि वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं या कितने अच्छे एक्टर हैं। मैंने उनको जब हमारे साथ प्ले करते थे, उनको हमें समझाते हुए, हमें सिखाते हुए बताया, तो आई रियलाइज्ड व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही वाज हिमसेल्फ। लेकिन उनका पर्पस वो नहीं था। वो ये चाहते थे कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करे, ऐसे स्टूडेंट्स को बनाए जो कि बाद में हिंदुस्तानी थिएटर को आगे बढ़ाए। आज हिंदुस्तान के रंगमंच के पटल पर आप जिन लोगों के नाम देखते हैं, चाहे वो आपने कहा नादिरा जी है, राज बब्बर है, एम के रैना है, बंसी कौल है, भानु भारती है, ओम शुपरी है, अब कई नाम, मैं उन नामों को के नाम ले रहा हूँ, या मतलब रतन खेम है, ये सब जो है ये हमारे साथ थे। कोई सीनियर था, कोई जूनियर था, या कोई एक्टर, ओम पुरी हो, नसीरुद्दीन शाह हो, उत्तरा बावकर हो, सुरेखा सीकरी हो, जब आप कोई भी नाम ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया आप जाइए, साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में, वेस्ट में जाइए, आपको कहीं न कहीं अलकाजी साहब का स्टूडेंट मिलेगा, और जो कि रेगुलरली थिएटर के लिए काम कर रहा है। ये उनका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जमीन पैदा की जहां पर उनको मालूम था कि अब ये जो है हिंदुस्तान का थिएटर आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान की थिएटर की दशा और दिशा उसको तय कर पाना बहुत मुश्किल है। इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री विद सच अ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये कहना कि भाई एक दिशा हिंदुस्तानी रंगमंच की हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए कि साउथ में कितना क्लासिकल ट्रेडिशन है, नॉर्थ में किस तरह से नाटक होता है। तो उन्होंने हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहा था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था, देखो आप स्कूल में आते हैं कुछ सीखने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ आप पढ़ें क्लास में वो आगे चलकर आप उसको आगे बढ़ाएं या आगे आपके काम आए, लेकिन वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस आपको अपना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। और वही स्कूल का पर्पस होता है, वही एक टीचर का पर्पस होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो जब मैंने या विजय ने जब हमने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया तो वो तब थे नहीं वहां पे, वो कुवैत गए थे वापस, 3 महीने के बाद आए। और जब पहली बार हमारी क्लास में आए अलकाजी साहब, तो अलकाजी साहब ने सबसे पूछा, बात की, 2-2 सेंटेंसेस सबको बोलने थे। तो उनको समझ में आया कि ये जो 17, 18, 19 स्टूडेंट थे शायद हम विजय, तो उनको लगा कि कुछ बच्चे इनमें ऐसे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने लिटरेचर काफी पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको लिटरेचर क्या होता है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि पहला स्टेप मुझे याद है, उन्होंने कहा आप एक नोटबुक लाइए, नोटबुक लाके मैं आपको प्लेस दे दूंगा, आप वो प्लेस पढ़िए हफ्ते में, और उन प्लेस के बाद जो नाटक आप पढ़ेंगे उसके उस नाटक के बारे में आप एक पेज पे उसकी प्रेसी लिख लीजिए। आप वो प्ले आप क्या समझे हैं, वो प्ले किस चीज के बारे में है, तो वो आप लिख लीजिए और मुझे वो किताब दे दीजिए, वो नोटबुक मेरे कमरे में रख लीजिए। तो हमने शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो कोई नाटक वाटक अंग्रेजी का तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने, मुझे याद है, इब्सन के प्लेस दिए जो उस वक्त मुझे समझ तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने लिखवाया और वो नोटबुक लेके हम उनके कमरे में रखते थे। मुझे आज तक ये मालूम नहीं कि वो उन्होंने कुछ पढ़ा उस नोटबुक में या नहीं, लेकिन वो रखवाते थे। और उसके बाद नोटबुक हम वापस ले जाते थे, फिर नए दूसरे प्लेस पढ़ते थे। यानी कि उन्होंने हमको ये बताया कि देखिए आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हैं उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल, एक क्रिएटिव, लिटरली बेस होना बहुत जरूरी है। ये समझ स्टूडेंट को खुद आना चाहिए कि मुझे समझ में आया था कि यार ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पहला सबक जो हमको बताया कि भैया अगर आप थिएटर करना चाहते हैं, रंगमंच करना चाहते हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक और बात बताऊंगा मैं अपने बारे में, उन्होंने मुझे कहा कि लाइब्रेरी में देखा, और मैं थोड़ा सा इधर उधर समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मैंने कुछ प्लेस तो पढ़े नहीं थे, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कम आई विल टेल यू हाउ टू सिलेक्ट योर प्लेस।
एक ऐसा टीचर, हालांकि मैं तो ग्रेजुएशन किया था, लाइब्रेरी में मैं किताब तो निकाल सकता था, लेकिन वो आए मेरे पास बैठे और अल्फाबेटिकली बताया कि ये राइटर्स है, ये है, जब आपको इस प्ले राइट का पढ़ना है तो आप कैसे जाएंगे, एंड ही टॉट मी। इट वाज सच अ वंडरफुल फीलिंग कि मतलब बिल्कुल एक फादर की तरह एक बच्चे को जैसे सिखाता है पिताजी, वैसे वो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे नाटक सिलेक्ट करेंगे और कैसा पढ़ेंगे, और वो सिलसिला आज तक टचवुड मेरे साथ चला आ रहा है। पढ़ने का बहुत शौक है, और मुझे ये सुनने वाले जानते हैं कि जब भी हमारा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और इलाजी के बारे में बीच में, कि मैं पढ़ूंगा और मुझे लगेगा प्ले अच्छा है, मैं इलाजी के हाथ में देता हूँ, अडेप्ट करते हैं, कश्यप साहब को बुलाते हैं, डिस्कशन हो जाता है कि प्ले ये नाटक जो है विजय, हम सुन रहे हैं ये नाटक करेंगे। और दूसरा जो सिस्टम उनका पढ़ाने का सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता कैसे उन्होंने हमको एनकरेज किया, बिकॉज कुछ एक लड़के थे हमारी क्लास में जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था और मुझे मालूम नहीं था कुछ। हम तो बिल्कुल वो पहाड़ के लोग थे, कश्मीर से आए थे, हमको मालूम नहीं था। हमने एक नाटक किया था आषाढ़ का एक दिन, और नदी प्यासी थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती का वानक प्ले, और फिर कश्मीरी मतलब 2-3 प्लेस किए थे। यही हमारा बैकग्राउंड था लिटरेचर का। लेकिन उन्होंने कैसे बगैर हमको कॉन्शियस करने के कैसे हमको एक दिशा दी और आगे बढ़ा दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो थी क्लास में पढ़ाने का ढंग। जब वो नाटक पढ़ते थे, वो नाटक आपको बिल्कुल आंखों के सामने दिखता था। सच अ ग्रेट एक्टर, सच अ ग्रेट मतलब नरेटर कैसे पढ़ाते थे, वो इनक्रेडिबल है। तो ये सब सारी बातें जो है, ये सब काफी लोग करते हैं, और जो उनके साथ पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, वो शायद एक जैसे हैं। क्योंकि एक मैंने पहले भी कहा कि एक पिता जो होता है, एक फादर होता है, ये एक माँ जो होती है, मैं उनको ज्यादा माँ मानता हूँ, क्योंकि जो वात्सल्य और जो प्यार वो अपने स्टूडेंट्स को देते, दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं हमेशा कहता हूँ अलकाजी साहब जो थे वो एक माँ की तरह ट्रीट करते थे हम सबको। वो सबसे बड़ी चीज है वन ऑन वन। ये जो मैंने चीजें आजकल जब मैं अपने ग्रुप में बैठता हूँ, काम करता हूँ, प्ले डायरेक्ट करता हूँ और एक्टर्स के साथ डील करता हूँ, ये सारी चीजें मैं वही कर रहा हूँ। कि मतलब मुझे याद आता है कि आषाढ़ के एक दिन की लाइन जब कालिदास कहता है कि जब जब मैंने कुछ नया लिखा, मैंने कुछ नया नहीं लिखा, मैंने वही जो कुछ तुम्हारे मेरे बीच हुआ था उसी को बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराया। अलकाजी साहब से जो सीखा उसी को मैं आज भी बार बार दोहराता हूँ। वो वन ऑन वन रिलेशनशिप जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, और वन ऑन वन उसको, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट, एक एक्टर को अगर आपको पढ़ाना है, सीखना है, कोई एक्सपीरियंस देना है कि व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट, यू हैव टू ट्रीट हिम इंडिविजुअली। यू कांट, ये ग्रुप एक्टिविटी तो बाद में होती है जब नाटक करना पड़ता है, लेकिन पढ़ाते वक्त ये ग्रुप एक्टिविटी हो नहीं सकती, बिकॉज हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आया होता है, वो अलग अलग मतलब उनके सर्कमस्टेंसेस से आया होता है। जब तक आप उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, जब तक उसके माइंड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उसको कुछ पढ़ा नहीं सकते। ये चीज जो मैंने अलकाजी साहब से सीखी, वो किस तरह से वन ऑन वन मतलब रिलेशनशिप में बच्चों को पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो मैं आज करता हूँ। आज मैं जब ड्रामा स्कूल में होता, अपने थिएटर, सोने थिएटर, फोकट फाउंडेशन में जब हम प्लेस करते हैं, मैं एक्टरों के साथ डील करता हूँ कि उसी चीज को करता हूँ कि मैं देखूं कि मैं इसको एक मतलब कई बार मुझ पर ये आरोप भी लगता है कि मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ मतलब एक्टर्स को पढ़ाने सिखाने, क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो मैंने सीखा है। ये एक मजबूरी भी है मेरी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। अगर मुझे एक्टर को बताना है या सिखाना है तो वही एक तरीका जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, वही मैं मतलब मैं वही अपनाता हूँ। शायद कुछ तकलीफ भी होती है, इलाजी कहती है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, रिहर्सल में तुम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज जो है मैं बताना चाहता हूँ, उनका पढ़ाने का ढंग बिल्कुल अलग था। फिर तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, उनका जो प्रोसेस था। अब आप रिहर्सल करना है, रिहर्सल करते वक्त एक बार क्या हुआ कि पंकज कपूर भी हमारे बैच में थे, विजय, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो नहीं रहा था, और हम चाहते थे कि भाई हम कुछ करें। तो पंकज बहुत एम्बिशियस, उसने कहा सर हम तो शेक्सपियर करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो कि तुम लोग एक सीक्वेंस निकालो, तो वो हम करेंगे। देयर इज अ सीक्वेंस, वो शेक्सपियर ओथेलो और यागो का सीक्वेंस है। तो
पंकज ओथेलो करने लगे और मैं यागो करने लगा, तो अलकाई साहब ने सीक्वेंस को डिजाइन किया, मतलब ब्लॉक किया। तो उसने कहा कि अब मैं नेक्स्ट वीक जब आऊंगा आपसे मिलूंगा, मैं देखूंगा कि आपने क्या किया, इंप्रूवमेंट क्या किया है। तो उस जमाने में, और आज भी ऐसा होता है कि ब्लॉकिंग को हम स्क्रिप्ट के एक साइड पे ब्लॉकिंग को नोट करते थे कि यहाँ से यहाँ जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है। तो लगे रहे, मैं और पंकज लगे रहे, हम मतलब रिहर्सल करते। जब उस वीक तो अलका साहब आए नहीं, जब 10-12 दिन के बाद आए, उन्होंने कहा दिखाओ क्या किया आप लोगों ने। तो हम तो बहुत तैयार थे अपनी तरफ से, एक्साइटेड बहुत थे। तो हमने किया, तो उसने कहा दिस इज रबिश, तो why you moving here and there, ये यहाँ वहाँ क्या क्या जा रहे हैं आप। तो मैं थोड़ा मतलब मैंने कहा सर ये तो मैं बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ जैसा कि जैसे देखे मैंने स्क्रिप्ट ले गया, मैंने कहा देखिए ये जो लाइंस है, ये मूव्स है, ये आपने दिखा, मैंने मार्क किया है, सब मूव्स मैं वही कर रहा हूँ। उसने कहा कि व्हाट आई डिड दिस इज रबिश बिकॉज आई एम नॉट देयर, दिस हैपेंड 10 days बैक, ड्यूरिंग दिस 10 days आई हैव ग्रोन अ लॉट, and you have to grow as an actor a lot. You can't be static and remain there. You have not explored beyond this. You need to explore beyond this. Another most important thing for a director to understand and for an actor to understand, ये चीज जो मुझे आज तक मुझे हेल्प करती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, देखो कि मैंने ये एक जो ग्राफ बनाया है आपका, इस ग्राफ को एक्सप्लोर करना आपका काम है, और इस ग्राफ को एक्सप्लोर कीजिए। मेरे दो मतलब सहकर्मी मेरे साथ यहाँ पर है आज की श्रद्धांजलि में, इला जी और विजय जी, वो इस बात को वाउच करेंगे कि यही बात, और यही बातें मैं बार बार दोहराता हूँ, यही बातें बार बार कहता हूँ मैं अलकाई साहब के बारे में। और तीसरी बात जो है वो, ये तो एक पढ़ाने के बाद फिर रिहर्सल में कैसे एक्टर को एनकरेज करते हैं उसको, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से हम लोग आए हुए थे, और दिल्ली हमारे बहुत बड़ा शहर था। मुझे याद है जब पहले दिन जब मैं नेशनल स्कूल वकील में के हॉस्टल में गया, उसके बाद मुझे जब रविंद्र भवन आना था, तो बीच में सड़क जो है, इट टुक मी 7 to 8 minutes टू क्रॉस द सड़क। मैंने पहली बार लाइफ में उतना ट्रैफिक नहीं देखा था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे ट्रैफिक क्रॉस करूं। और ऐसे में एक हाथ जो आता है, मेरा हाथ पकड़ता, मैं देखता हूँ अलकाई साहब खड़े हैं। ही रियलाइज्ड कि ये बंदा जो है फंसा हुआ है, इसको सड़क क्रॉस करनी है यार। उसने कहा कम होल्ड माय हैंड, I'll tell you, I'm also going to school. ये नहीं कहा कि तुमको सड़क क्रॉस नहीं करनी आती, मुझे भी स्कूल जाना, चलो मेरा हाथ पकड़ो। And he started talking, how are you, are you talking, writing letters to your parents? I crossed the road. ऐसा टीचर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं है, आपको जिंदगी के बारे में भी कहता है, जिंदगी के बारे में भी सिखाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई, मतलब पर्सनल लेवल पे कहता हूं मैं, उन्होंने मुझे कहा कि डोंट एवर फील दैट यू आर लेस देन एनीबॉडी, बट डोंट बी एरोगेंट, you know, you have to have that strength and faith in yourself that if you come in this line and you want to prove yourself, you have to have confidence in you. तो वो जो चीज थी, वो मुझे लगता है कि वो और किसी टीचर में हो नहीं सकती, एटलीस्ट मैंने तो आज तक देखा नहीं। कई बार लोगों ने कहा कि भाई, लोग ये कहते हैं कि भाई अलका साहब के बारे में कुछ ऐसी भी अफवाहें होती थी, कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म भी होते थे कि वो वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न प्ले पढ़ाते हैं, वेस्टर्न ड्रामा पे ज़्यादा, हिंदुस्तानी नाटक पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। मेरी को समझ नहीं आती है कि ये जो सारी बातें कहाँ से आ रही थी। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने काबुकी करवाया, जिसने नोह करवाया, जिसने जब हम थे, जिसने जो मैंने मैकबेथ बाद में इवेंचुअली जो कारन जी ने डायरेक्ट किया, वो मैंने यक्षगान स्टाइल, जिसने यक्षगान शिवराम कारन को बुलाया, जिसने हमारे साथ नौटंकी प्ले किया, जिसने अंधायुग मतलब ओपन एयर स्टेज पे किया हमारे साथ, जिसने सुल्तान रजिया ओपन एयर पुराने किले में किया, जिसने मतलब ऐसे ऐसे नाटक किए। वो कभी प्रोसिनम में नाटक नहीं करते थे, उन्होंने हमको दशा दी, ये बताया कि देखो नाटक यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, आप नाटक को कहीं भी कर सकते हैं। मेघदूत थिएटर जो हमारा सबसे फेमस थिएटर है, जहां हमने इतने नाटक किए, वहां उन्होंने नाटक किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग क्या उल जलूल बातें करते हैं अलका साहब के बारे में। उसने जितना जो कुछ, अंधा युग, द आइकॉनिक प्ले
इन हिंदी आज तक वो नाटक उन्होंने किया। आषाढ़ का एक दिन उन्होंने किया, उन्होंने नो काबू की किया, तो अमाल अलाना ने आधे अधूरे मैं उस स्टाइल का इस्तेमाल किया। खुद अलकाई साहब ने अंदाज में उस स्टाइल को इस्तेमाल किया। वो देखिए, एक इंस्टीट्यूशन, एक टीचर का सिर्फ इतना दायित्व होता है कि वो आपको दिशा और डायरेक्शन बता दे। वो आप कैसे उसको आप कैसे आत्मसात करते हैं, उसको आप बाद में कैसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वो तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको एमबीबीएस ट्रेनिंग दी जाती है, आप अपना कोर्स खत्म करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं या खराब डॉक्टर है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मुझे तो बहुत, हमको तो मुझे विजय को, पंकज को, हमको तो अलकाई साहब के चमचे भी कहा करते थे एक जमाने में कि ये सब चमचे हैं अलकाई साहब के, लेकिन क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमको अच्छा लगता था कि हमको अलकाई साहब के चमचे कहा जाता था, क्योंकि अगर ऐसे आदमी के चमचे बने तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान मतलब शख्स के, ऐसे महान मतलब गुरु के हम चमचे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात जो है कि जो मैंने कहा कि 3 एस्पेक्ट्स थे, एक तो एक मतलब पढ़ाने का, स्कूल में पढ़ाने का ढंग, कैसे स्टूडेंट और टीचर मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे रिलेट करना है, और उसके साथ साथ जैसे छोटी छोटी चीजें जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार उन दिनों हम रविंद्र भवन में ही थे, तो अलकाई साहब का जैसे आप लोगों को मालूम है उनका ऑफिस पहले था, मैं आया तो उन दिनों एक बेल बॉटम के पैंट्स हम पहनते थे और लंबे कॉलर के मतलब शर्ट्स होती थी, और सब लोग पता नहीं क्या फैशन था उस जमाने में, ये ऊपर वाले 3-4 जो बटन थे वो खुले रखते थे। तो मैं भी आया तो मैंने 2-3 बटन खुले रखे थे, तो मैं गया, अलकाई साहब मेरे आगे आगे थे, तो अपने कमरे में गए और कमरे से बाहर आके मुझे उन्होंने बुलाया, कम है। तो मैं वापस आया, तो मैंने कहा हाँ सर बोलिए। तो उन्होंने देखिए बात करने का, उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि यू हैव 56 इंच, जो मोदी जी की छाती है ना, 56 इंच की तुम्हारी छाती है, बट यू डोंट नीड टू शो इट एवरीबॉडी, है नजर लग जाती है, आपको मालूम है ना। एंड ही जस्ट बटन माय शर्ट बिकॉज दैट वाज मोर देन एनफ फॉर मी एज अ स्टूडेंट टू लर्न कि कपड़े कैसे पहनते हैं। बहुत ये चीजें हैं, लोग काफी लोगों को ये मालूम होगा कि वो जो स्कूल में आते थे, हमारी हॉस्टल में आते थे, किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स को देखते थे, किस तरह से हमारे कमरों को देखते थे। ये सब चीजें जो थी, मुझे लगता है कि कोई और टीचर कर नहीं सकता, ये कोई और टीचर, मुझे नहीं लगता कि आज तक तो मैंने कोई टीचर देखा नहीं ऐसा। तो जो कुछ भी है, जैसे हिंदी नाटक को जो दशा उन्होंने दी, उसी दशा में आज भी हिंदी नाटक, मतलब जो हिंदी भाषी थे, जो कि हिंदी करते थे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि भाई अलकाजी साहब के बाद आपने हिंदी नाटक को क्या दशा दी, कहाँ पहुंचा दिया आपने हिंदी नाटक को? वही है वो, जो रास्ता उन्होंने बताया था हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसके आगे हम गए नहीं है कहीं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलकाजी साहब के बाद अच्छे स्टूडेंट नहीं निकले, अच्छे एक्टर्स नहीं निकले, अच्छे डायरेक्टर्स नहीं निकले, ऐसा हो नहीं सकता। लाइफ मूव्स ऑन। जैसे कि इलाजी ने शुरू में अपने उसमें स्पीच में कहा कि देखिए आप मतलब हर एक मतलब हम तो सब एक्टर्स हैं, अपना रोल करते हैं, उसके बाद एग्जिट तो लेनी पड़ती है। इसी तरह अलकाई साहब को भी एक दिन जाना था, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वेंट वेरी सैड, ये मुझे बहुत दुख है। When he left drama school, he was quite sad, very upset, very sad, and we could not bring him back to theatre. ये दुख रहेगा हमको। एंड मतलब रिटायरमेंट तो होता है, जाना तो पड़ता है, तो एक नया आदमी आता है, वो एक नई दिशा देता है, ये तो चलता है, लाइफ इज मूविंग, मतलब लाइफ तो चलती रहती है। लेकिन आज जब हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि ईश्वर करे उनकी जो नज़र हम पर बनी रहे, जहाँ भी है, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी वो है हम पर उनकी नज़र बनी रहे, वो हमें ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहे। और मैं चाहता हूँ कि एक किस्सा है जहाँ से मैं चाहता हूँ कि विजय अपनी बात शुरू करे, क्योंकि किस्सा चाचा भतीजे का जो है कि इसकी एक कहानी है हमारे ज़माने में भी। इलाजी ने तो अपनी कहानी बताई कि लोग चचा 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 उसको कहते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो चचा चचा कहते थे। तो हम भी चचा चचा कहने लगे थे, लेकिन उसके पीछे भी कोई कहानी है। मैं चाहता हूँ कि विजय जी अपनी बात
शुरू करने से पहले जरा वो बता दे कि वो चचा की जो ये संबोधन जो है अलकाजी साहब के लिए, ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, महान अध्यापक श्री इब्राहिम अलकाजी की दिवंगत आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। परवरदिगार से इल्तिजा करता हूँ कि उनकी रूह को जन्नत में सुकून अता फरमाए। चचा ने सुन लिया तो ऐसा होगा, चचा ने देख लिया तो ये कहेंगे, चचा को पता लग गया तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो हमारे आने से पहले भी चचा और हमारी भी बड़ी जिज्ञासा रहती थी, क्योंकि चचा मतलब बहुत चीजों के लिए मशहूर थे। तो सुबह 6:30 बजे आके हॉस्टल में स्टूडेंट्स को बिस्तर से खदेड़ा करते थे, सोए हुए स्टूडेंट्स, ताकि वो अनुशासन में आए, समय पर स्कूल पहुंचे, समय पर शिक्षा प्राप्त करें। उसके अलावा उनका पुचकार भी था, लाड भी था। तो ये जो उपाधि या ख्याति उन्हें दी गई थी वो लाड, डर, इज्जत और बड़े अदब के साथ दी गई। ये अदब मुझे लगता है जैसे मिर्जा गालिब साहब, उनका कोई सानी नहीं था गजल में या उर्दू शायरी में। तो उनके जो समकालीन शायर थे वो भी कई बार जब उनको रेफर करते थे तो कहा करते थे चचा गालिब ने कहा, और बाद के लोग ये कहते हैं चचा गालिब कह गए हैं। तो अलकाजी साहब का भी कोई सानी नहीं। इतने महान अध्यापक, इतने महान व्यक्तित्व और ऐसे विशालकाय व्यक्तित्व के बारे में बोलना ही अपने आप में बहुत दायित्व की बात है। मैं तो बहुत छोटे से केके की तरह बहुत छोटे से जगह से आया हूँ, शिमला। एक अदभुत नाटक देखा था, वो भी स्वर्गीय मनोहर सिंह जी ने निर्देशित किया था, हत्या एकाकार की। तो वो नाटक देखा था, तब सिर्फ अभिनय का स्तर समझ में आया था कि क्या हो सकता है। जैसा कि केके ने कहा कि हम लोग कोई बहुत ज्यादा पढ़े, मेरे साथ थोड़ा सा सौभाग्य ये था कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, मेरे साथ के जो सहकर्मी थे, उनका कोई पेंटर था, कोई कवि था, कोई लेखक था। उन लोगों की संगत में थोड़ी बहुत किताबें, मतलब कुछ अपने बड़े भाई से किताबें पढ़ने को मिली तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, लेकिन नाटक कोई खास नहीं पढ़े। और जब पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला तो पता चला कि ऐसा भी कोई मतलब कोई संस्था है जहाँ की नाटक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गया था 1 साल के बाद, गर्मियों की छुट्टियों में हम शिमला गए हुए थे, मनोहर सिंह जी भी और अलकाजी साहब भी कुछ दिन के लिए शिमला आए हुए थे। तो मेरे एक स्कूल के प्रिंसिपल, उनको मैंने देखा तो मैंने उनके पांव छू लिए। तो उनके मोटा सा चश्मा लगा हुआ था, उन्हें कुछ याद नहीं। मैंने बताया सर मैं विजय कश्यप, डॉक्टर कश्यप का बेटा हूँ। तो उनको छूटते हुए उन्होंने पूछा कि अब तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हूँ। तो उनका एकेडमिक कंसर्न ये था कि ये हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी। और अलकाजी साहब थोड़ी दूरी पे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। और ये खैर उनकी महानता है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर वो बोलते तो ये बोलते कि ये स्कूल अभी प्राइमरी What happened? महान व्यक्ति के बारे में क्या केके ने सब कुछ बोल दिया, कैसे वो पढ़ाते थे। मतलब मैं एक बात कहूंगा कि उनको पता था ये छोटी छोटी जगह से आए हुए हैं और हमें से बहुत से लोग अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, बिकॉज इंग्लिश वाज नॉट आवर मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो वो इतनी सरल भाषा में मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी पढ़ा देते थे। मुझे जैसा अनपढ़ अगर समझ सकता है तो केके ने जैसे बताया, जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हमारे साथ के सहपाठी थे, इस बैच के लिए वो हमेशा कहा करते थे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैच, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। अलकाजी साहब केके ने कह ही दिया है कि हमारी असली मुलाकात हो गई, लिस्टें वगैरह दी गई और उन्होंने सजेशंस दिए, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत जल्दी देख लेते थे, आपको आपके आर पार देख लेते थे।
आप कितने पानी में हैं, आपको कहाँ जरूरत है कि उंगली पकड़ के चलाना है, या कहाँ जरूरत है जहां लात मार के आगे करना है। देखिए तुम्हें याद है हाँ, डीप डीप नॉर्थ में विंग्स में खड़े हुए थे तुम वो प्रीस्ट की एंट्री के लिए, हाँ, और हाँ, अचानक तुम स्टेज पे गिर गए थे। यस, अलकाजी साहब ने तुम्हें धक्के देते हुए मतलब स्टेज पे धकेल दिया था, और मतलब तुम हड़बड़ा गए थे। वो हड़बड़ाहट ही उस पात्र की उस समय की जरूरत थी, करेक्ट। करेक्ट, और वो चाहते थे कि तुम्हें उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो लोग कहते हैं ना कि वो हाथ चला देते थे, ये कर दे, वो उनका प्यार, बिल्कुल, वो बिल्कुल उनका प्यार था जिस स्टूडेंट से वो अपेक्षा रखते थे कि, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिससे वो अपेक्षा नहीं रखते। अब आपको पता याद ही होगा, रतन थियम हमारे सीनियर थे, जिनको देख के कभी अंदाजा नहीं लगता था कि ये एक ऐसे परिवेश से आए हैं जहां इनके माता पिता भी मणिपुरी डांसर्स हैं, और ऐसा नहीं लगता था कि ये कभी बाहर स्कूल से बाहर निकल के कुछ तीर मारेंगे। लेकिन आज आप देखिए, आपने जिक्र किया, आज वो मणिपुर में बैठकर क्या काम कर रहे हैं, ग्रेट, ग्रेट, अंतरराष्ट्रीय स्तर का नाटक कर रहे हैं। और थिएटर को जो उनकी देन है वो मतलब अद्भुत। उसका भी कोई सानी नहीं। तो वो अलकाजी साहब ने ही सिखाया था, उन्होंने ही पढ़ाया था। और मुझे याद है एक प्ले व्हेन वी डेड अवेकन इब्सन फेस्टिवल में, हम्म, डाडा का इब्सन फेस्टिवल, अमाला लाना, इसारा लाना, उसमें नाटक के बाद उनका पूरा का पूरा जो मतलब रंगमंडल है रतन थियम का, वो दंडवत प्रणाम करता है पूरी ऑडियंस को। हम्म, अलकाई साहब वो शो देख रहे थे, जब वो स्टेज पर आए तो रतन थियम ने उनको दंडवत प्रणाम किया। वाह वाह। और जिन हाथों की बात हम कर रहे हैं, उन्हीं हाथों ने रतन थियम को उठाकर गले से लगा लिया था, एंड इट वाज अ अनस्पोकन म्यूचुअल एडमिरेशन व्हिच वेंट ऑन फॉर सम मिनट्स। वो रतन थियम के लिए अवार्ड होगा। वैसे ही अवार्ड जब मैंने, हम उनकी बेटी अमाल अलाना, मेरी बहुत ही प्रिय निर्देशक और प्रिय मित्र, मैंने 76 में पास आउट किया, और ये बात 96 की है, जब अलकाई साहब ने पहली बार मुझे बेगम बर्वे में देखा। और वो बैक स्टेज आए, मैं कोने में डरा सहमा सा खड़ा था, वो मनोहर सिंह जी से मिले, राजेंद्र गुप्ता और बाकी सबसे मिले, अमाल से मिले, सबसे मिले, सबको मुबारकबाद दी। फिर वो देख रहे थे यहाँ वहां, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने हाथ ऐसे फैलाए और मुझे बुलाया, और गले लगाकर मेरे कान में सिर्फ एक बात कही, कश्यप, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड था। और सबसे बड़ी हमारी जो सीख शुरू हुई वो थी पुराना की, जहां हमें पता चला कि किस महान निर्देशक, अध्यापक और ऐसे व्यक्ति से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने ज्ञान का पिंडारा खोल दिया था कि जितना जिसको चाहिए लूट लूट ले जाए। मतलब पुराना किला की खंडहर जिसमें एक भी कील नहीं लगाई गई थी, तरसीम लाल गुरुजी, उनको ये हिदायत थी अलकाई साहब की, दिलीप चंद जी गुरुजी और बाकी लोगों को, कि एक भी कील नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शायद ये हिदायत थी, कंडीशन भी थी। एक भी कील पूरे ढांचे में नहीं लगी थी, और वो ढांचा 40 फीट नीचे से खड़ा करते 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 वो आपके आंखों के स्तर तक आया। वहां अलकाजी साहब के पीछे बैठकर कैसे वो अभिनय के बारे में बात करते हैं, नाटक का विश्लेषण करते हैं, कैसे वो सेट डिजाइन के बारे में हिदायतें देते हैं, कॉस्ट्यूम के बारे में हिदायतें देते हैं। मतलब कौन सी विधा ऐसी है रंगमंच से जुड़ी हुई जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, या जो वो पढ़ा नहीं सकते। मुझे याद है तीसरे साल में हम थे, तो मैंने हम लोगों को क्राउड सीन्स में खड़ा कर देते थे, क्योंकि हम लोग स्टेज क्राफ्ट में थे, तो क्राउड के लिए लोग चाहिए होते थे, तो स्टेज क्राफ्ट के सारे लोग खड़े कर दिए जाते थे। तीसरे साल में हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर दिया,
तो अलकाई साहब ने हमें 3 महीने का कोर्स करवाया था, और उस 3 महीने में जो सीखने को मिला था शायद वो पूरे जीवन में सीखने को नहीं मिला। उस दौरान एक महान हस्ती आए थे जिन्होंने हमें पेंटिंग के बारे में पढ़ाया था। उनकी 10 दिन की वर्कशॉप थी। वो 10 दिन में उतना अच्छा नहीं समझा पाए थे। अलकाई साहब आखिरी दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे और उन्होंने पूरी की पूरी वर्कशॉप को समाप्त किया था। उस 2 घंटे में हमें उस विषय के बारे में काफी कुछ समझ में आया। तो पुराना किला में उनके पीछे बैठकर, और उनका अनुशासन, जैसा कि अमाल उनकी बिटिया अक्सर कहा कहती है कि he was a stickler for time। उनका विश्वास इस बात पे था कि आप अपने वक्त के साथ क्या करते हैं वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी दूसरे का वक्त जाया ना। बहुत ही पंक्चुअल थे और हर चीज समय से। अब केके ने बहुत सारी चीजें कह दी हैं, मैं कहूंगा तो सारी चीजें, काफी चीजें रिपीट होती हुई लगेंगी, लेकिन मैंने ऐसा अध्यापक जीवन में नहीं देखा, और उतने ही महान दिल, उतना ही विशाल हृदय। मैं ये बात कहना चाहूंगा जरूर कि बहुत से गुरु देखे हैं जो अपने शिष्यों को प्रेम करते हैं, शिष्यों के प्रति स्नेह रखते हैं, शिष्यों के प्रति उनकी हर तरह से एक जागरूकता रहती है। अलकाजी साहब, मैं बंबई में उनके साथ एक बार ताजमहल होटल से हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी जा रहे थे। तो ये जो जिंदगी में काम करने के बाद थोड़ी बहुत मुझे लोग पहचानने लगे थे, और जब हम चल के जा रहे थे तो लोग मुझसे ऑटोग्राफ्स मांग रहे थे और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैंने झिझकते हुए अलकाजी साहब की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया, वो है। और बाद में उन्होंने मुझे, हम जब लंच कर रहे थे साथ में, तो उन्होंने मुझे कहा कि कश्यप, हिचकिचाना नहीं चाहिए और ऐसे तुम्हें अपने फैंस को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई वॉज फीलिंग गुड, आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। फिर उन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी कि वो हर स्टूडेंट के बारे में जानते थे कि स्कूल से जाने के बाद कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट वो जानते हैं मुंबई में हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या तुम मुझे उन लोगों की सूची दोगे? मैं उन लोगों को कुछ हेल्प करना चाहता हूं, उन लोगों की मदद करना चाहता हूं। और मुझसे उन्होंने पूछा था, कश्यप, तुम अपने भाई के साथ रहते हो, अपना फ्लैट क्यों नहीं ले लेते? उनका सर पैसे कहां। और वो जानते थे कि उनके जो स्टूडेंट जो भी थिएटर में आए हैं वो किन किन दिक्कतों से गुजरेंगे, इसलिए उन्होंने शायद FTII का कोर्स भी, एडिशनल कोर्स शुरू करवाया था। ये उन्हीं की सोच थी। उस समय उन्होंने मुझे जो कहा, उन्होंने कहा, मैं एक ब्लैंक चेक लिख देता हूं, तुम अमाउंट बाद में भर लेना, अपने लिए एक फ्लैट खरीदो। कौन गुरु है, कौन गुरु है जो ऐसे ब्लैंक चेक लिख के देने की बात कर सके? फिर उन्होंने कहा तुम्हें ये, मुझे, मैंने कहा मेरे पास तो मतलब साधन नहीं है। उनका कोई बात नहीं, ये तुम्हें मुझे वापस नहीं करने हैं, तुम बदले में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उनके किसी और छात्र की मदद। ऐसा विशाल हृदय। आपने अभी बात की, मैं तब पंजाब ड्रामा रेपर्टरी में था, और जब हमें पता लगा था कि अलकाई साहब के बारे में इस तरह से मतलब एजिटेशन हो रही है और स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि कैसे एक शहंशाह, एक थिएटर का शहंशाह किस तरह से स्कूल से गया होगा। और मैंने सुना था कि जब वो अपनी पर्सनल चीजें लेकर और खासतौर पे किताबें लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग झांक कर देखना चाहते थे। और जब आपको याद है 3 महीने हमारे फर्स्ट ईयर में, 3 महीने में वो नहीं थे स्कूल में, जिस दिन वो आए थे तो ऐसा लगा था जैसे रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर पे सुनामी का पानी आ गया है। और सब लोग चौखटों से सर निकाल निकाल के हर आहट पे देखते थे कि अलकाजी साहब तो नहीं।
मतलब मैं ये कहूंगा कि और तो और दरवाजे, जो वो लकड़ी के दरवाजे, उनकी चौखटें थी, वो भी इंतजार कर रही थी कि ये महान हस्ती कब हमें लांग कर आगे जिससे निकले। गुजरेगी। इतने महान व्यक्ति के बारे में कहे अगर हर स्टूडेंट एक एक किताब भी लिखे तो मुझे लगता है वो भी कम पड़ता। इतना कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ है कहने के लिए। ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरी परवरदिगार से दुआ है। कश्यप, मैं एक आध बात कहना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, कि मेरा एक्चुअली पूरा नाम जो है, मेरा नाम है कृष्ण कुमार रैना, और लेकिन मैं, सारी दुनिया मुझे के रैना के नाम से जानती है, कि इसके पीछे भी एक अलकाई साहब से जुड़ी कहानी है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। क्या था कि मेरे पहले वहाँ स्कूल में के रैना, जो हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो वहाँ आए थे, तो उनको वो रैना रैना नाम से पुकारते थे। अब दूसरा रैना के रैना आया था, तो अलकाजी साहब ने मुझे के बुलाना शुरू किया। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो नामकरण हुआ है मेरे गुरु ने किया है, तभी से मैं के रायना हो गया हूँ। मुझे जब पहली फिल्म की तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारा पूरा नाम लिखें कृष्ण कुमार रैना, क्योंकि फिल्म में तो नाम होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरा पूरा नाम यही है, के रायना। मैं इस के से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये नाम जो है मेरे गुरु ने मुझे दिया है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पर्सनल है, और बट आई वुड लाइक टू शेयर। एक बार हम कश्यप, तुमको याद होगा कि हम हरियाणा के टूर पे गए थे। हरियाणा के टूर में शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मनोहर भाई का प्ले हो रहा था, लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर। तो उसमें मैं नहीं था, मैं बाहर था, ऑडिटोरियम के बाहर था, अंदर प्ले चल रहा था, मैं बैठा था सीढ़ियों पे, तो मैं चने खा रहा था। एक बार अलकाजी साहब, हम दरवाजे पे खड़े थे, कुछ देख रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने चने का जो पैकेट है अपनी जेब में रख दिया। तो मैंने सोचा अलकाजी साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनीथिंग टू ईट। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं हाँ कहूँ ना कहूँ, इधर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि मुझे लगा उन्होंने मुझे देख, मैंने कहा हाँ हाँ सर मेरे पास चने हैं। उसने कहा गिव मी सम। तो मैंने चने का पैकेट निकाला अपनी जेब से, और उसमें से आधे चने उन्होंने ले लिए, आधे चने मेरे हाथ में थे, और हम दोनों सीढ़ी पे बैठ के वो चने हमने खाए। वो एक लम्हा मेरी जिंदगी का एक बहुत ही सुंदर लम्हा है, और आई चेरिश दैट मोमेंट। एंड व्हाइल वी वर ईटिंग, सी he was absolutely great man. While we were eating it, he was asking me about my family, about my parents, about what I'm doing. Am I happy? You know, is there any problem? ये एक मतलब मुझे लगा कि मैं इसको शेयर करूं। और एक और बात, जब वो पहलगाम आए थे, अलकाई साहब पहलगाम गए थे, उमा जी की जी भी वहाँ थी, और मनोहर सिंह को भी आना था, मिलना। तो उनको मनोहर सिंह पहली बार शायद मेरे कश्मीर के घर आए थे, मेरे साथ एक रात रहे। तो फिर मैं, स्वर्गीय वीरेंद्र राजदान और मनोहर सिंह जी, हम अलकाई साहब को मिलने पहलगाम गए। पहलगाम में उनको मालूम था हम आ रहे हैं। पहलगाम में मुझे, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, कि वो अपनी हट से, उन्होंने, हट ऊपर था, पहाड़ के ऊपर हट था, तो उस हट से उन्होंने देखा कि हम नीचे से आ रहे हैं। The way he ran towards us like a child and he hugged me, that hug I can never forget in my life. It's the most cherished moment in my life, and I will never, I remember it. And उसके बाद सीधा उन्होंने ऑलरेडी अरेंजमेंट ये किया था, वहाँ लेदर नदी बहती है, उसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है, उसमें इट्स वेरी वेरी कोल्ड वाटर। तो उन्होंने कहा कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू पीपल, आप लोग बहुत थके हुए होंगे, चलो आ जाओ। एक पूरा बियर का क्रेट जो है वो लेदर में डाल दिया गया। लेदर में, मेरे पास वो फोटोग्राफ है, तो वो लेदर में डाला, और हम सब बैठे, और बैठ के वहाँ पर बियर पीने लगे। And while we were talking, and I was amazed to know this, I was talking about Kashmiri folk theatre. Kashmiri folk theatre, जिसके बारे में honestly कह रहा हूँ मैं, I am not exaggerating, I did not know so much. And what he was telling me about that folk theatre, यानी कि हर मौके पे जब भी उनको मौका मिलता था, he would educate you about life, educate you about world, educate you about what it is all about. And how he was telling me
became, I mean, now I understand it because he was fine. He told me that Banpurthil is a very static form. इसमें तुमको करना, जब when you finish your course you should go and do something about it. वो टाइम मुझे मिला नहीं, मेरी दिशा ही बदल गई, तो मैं बम्बई आ गया. तो ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मुझे याद है, मुझे याद जिंदगी भर याद रहेंगे. जब तक मेरी से चलती रहेंगी वो ये लम्हे मुझे याद रहेंगे. और जैसे कि तो बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, पर मैं ये समझ गई हूँ कि अलकाजी साहब की याद का दिया हमेशा हमारे दिल में जलता रहेगा. इसी फॉन्ड मेमोरी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग और भी. कश्यप, मुझे ये तो बताओ कि आपने इनिशियली स्टेज क्राफ्ट में किया था ना, तो फिर आप एक्टिंग में कैसे आए? के कुछ बताता रहता है. उसकी वजह ये है कि मैं, कैन यू हियर मी? कश्यप भी जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है. कश्यप? हाँ, मैं कश्यप? हाँ, उसकी वजह ये थी कि जब मैं एक्टिंग कोर्स लेना चाह रहा था तो मैं एक दिन लेट आया था क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला था. तो मैं हिमाचल में एकेडमी में स्कॉलरशिप के लिए एड़ियाँ घिस रहा था. तो मैं एक दिन लेट आया, तो मुझे तब अलकाई साहब नहीं थे उस वक्त भी कुछ समय के लिए. तो जो बाकी सबने मीटिंग में ये डिसाइड किया कि एक्टिंग में ऑलरेडी बहुत लोग हैं. मैंने कहा डायरेक्शन दे दीजिए. उन्होंने कहा ऑलरेडी 8 लोग डायरेक्शन में हैं, तो फिर अनपढ़ आदमी को कहाँ भेजते कि चलो इसको स्टेज क्राफ्ट में भेज दो. तो फिर मुझे स्टेज क्राफ्ट में लिया गया था. लेकिन स्टेज क्राफ्ट लेने का मेरा एक कारण ये भी था कि मैंने एक साल में, और खासतौर पे पुराना किला में अलकाई साहब के पीछे बैठ के जो ऑब्जर्व किया था, मुझे लग गया था कि एक्टिंग में बाहर भी सीख सकता हूँ. क्योंकि के जैसे या और सीनियर लोग, वो लोग मुझे बाहर भी एक्टिंग सिखा सकते हैं, लेकिन शायद स्टेज क्राफ्ट बाहर मुझे कोई नहीं सिखाता. और तब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुंबई आऊं, या मैं हिमाचल वापस जाना चाहता था. और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ के लोकल लोग हैं और वहाँ का जो मतलब हमारा फोक ट्रेडिशन है वहाँ के, उनको मिक्स करके कुछ कहानियां. मुझे मनोहर भाई ने उस जमाने में कुछ किताबें दी थी पढ़ने के लिए. उसमें एक किताब MS गिल, जो बड़े मतलब मिनिस्टर भी रहे, IAS ऑफिसर भी, उन्होंने जब वो किन्नौर में पोस्टेड थे तो वो किताब वहाँ के फोक फ्लोर्स के बारे में थी, जो मुझे आज भी याद है. मैं वापस जाके उस किताब को एक्सप्लोर करते हुए नाटक करना चाहता था, लेकिन वही जैसे मैं स्कॉलरशिप के लिए एड़ियाँ जितनी घिसी थी, वो एड़ियाँ शायद मैं पूरी जिंदगी घिसता रहता और वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता सरकारी तौर पर. इसलिए मैंने स्टेज क्राफ्ट किया था कि मुझे वहां से. लेकिन अलकाई साहब का ये किस्सा, उज्जैन में हम लोग जब गए थे मिर्च कटिंग गाड़ी, तो वहाँ कुछ थोड़ी सी मतलब अनुशासनहीन बातें भी हो गई थी. तो अलकाई साहब ने अगले दिन सुबह सुबह मुझे बुलाया और कहा कम विद मी, फॉलो मी. तो करते हुए वो सराय के बाहर हमारे गली सी थी, गली में ले गए और एक दुकान में जाके उन्होंने समोसे, जलेबी और डबल चाय ये नाश्ता. तो मैं बड़ा हैरान था कि ये कहते ने मुझे घर में ये सब खाना अलाउड नहीं होता, किसी को बताना नहीं, मैं चुपके से खा रहा हूँ. उस दौरान उन्होंने तो पहले मुझे डांट लगाई थी उससे पिछले शाम की घटना के बारे में. और यही बात उन्होंने मुझसे तब पूछा था, स्कूल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं स्कूल के बारे में इनको क्या बताऊं. और मुझे भी उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा, और तब उनको पता लग गया था कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है. तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि कभी हिचकिचाना नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे किस्से हैं, इनको जोड़ना शुरू करें तो अपने आप में एक महान नाटक बन सकता है. उनका जीवन मतलब उनके साथ बिताया हर पल ऐसा होता था जैसे इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ गोल्ड. मतलब कोई पल ऐसा नहीं होता था जिसमें आप सीखते नहीं थे उनसे, क्योंकि वो he was always teaching and he was always creating. Wherever he went, he taught and he created and created. मैं तो उनको कहती हूँ मैग्नस गोल्ड वाली बात की, जिस पे उनका हाथ रख दिया वो अपने आप एक गोल्ड में परिवर्तित हो गया.
ये सब भाई उन्हीं की हम देन है। इला जी, अब हम आपको ये बताएं, ये मैं आज मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि जितनी भी हमारी लड़कियां थी और अलकाजी साहब, ही वाज अ ग्रेट चार्मर, लेट मी टेल यू दिस, वो जो है अगर गलती से एक लड़की कंधे पे हाथ रखे तो हमको 48 आवर्स में सिर्फ यही सुनना पड़ता था कि अलकाजी साहब ने हमारे कंधे पे हाथ रखा है, अलकाजी अलकाजी ने ये किया। तो हम बहुत जेलस फील कर रहे थे कि हो क्या रहा है, यू नो। ही वाज फैंटास्टिक। मैं ये स्टेज क्राफ्ट के बारे में जो विजय ने बात की है, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे होता था फॉर्म में ऑप्शन, तो मैं डायरेक्शन के लिए आया था। मैंने उसमें एक्टिंग नहीं लिखा था, डायरेक्शन, क्योंकि मेरे में एक गलतफहमी थी कि मैं तो डायरेक्टर, उन दिनों मैंने किया था बादल सरकार का प्ले, वहाँ कश्मीरी कल्चरल एकेडमी में एक फेस्टिवल होता है, जो कि हर छोटे शहर में एक फेस्टिवल होता है, कल्चरल एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें मुझे मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था वहाँ। तो मुझे लगा तो यार जिस बेस्ट एक्टर एक्टिंग तो मुझे आती है, तो मुझे अब डायरेक्शन ही सीखनी चाहिए। तो अलकाई साहब ने जब फर्स्ट ईयर हो गया, तो फर्स्ट ईयर जब हो गया तो अलकाई साहब ने कहा कि भाई यू कांट, मतलब डायरेक्शन आप नहीं, फर्स्ट ईयर से पहले उन्होंने कहा डायरेक्शन आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास यू हैव नो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, सो यू कैन नॉट टेक। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो, मुझे याद है अभी भी शर्म आती है कि मैंने कहा सर मैं तो आया हूँ, एक्टिंग तो मुझे आती है, एक्टिंग का क्या है, वो तो मुझे आती है, मैं तो सिर्फ यहाँ डायरेक्शन सीखने आया हूँ। ही जस्ट लुक्ड एट मी, उसने कहा ओके, जस्ट फर्स्ट 6 मंथ में फर्स्ट जो पहला एग्जाम होता है, उसने कहा कि इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ एंड शो मी दैट यू हैव इम्प्रूव्ड एज एन योर लिटरेरी बैकग्राउंड, आई विल सी टू इट दैट यू गिव डायरेक्शन, आई विल गिव यू डायरेक्शन। उसके बाद ये किस्सा हो गया, जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद हमको फिर प्रेफरेंस दिया जाता था कि कौन कहाँ जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि सो वेयर डू यू वांट टू गो। तब तक तो मैं बिल्कुल मतलब मैं मुरीद हो गया था, मैं तो ऐसा शिष्य था कि जो मतलब गुरु कहे कि ऐसे लेटो, इधर मुड़ो या उधर मुड़ो, तो मैं तो वैसा कर। मैंने कहा सर आप मुझसे मत पूछिए, आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। तो उसने कहा यू नो यू आर अ वेरी फाइन एक्टर। तो मुझे शर्म आई, क्योंकि मैंने वो सेंटेंस कहा था, एक्टर तो मुझे, एक्टिंग तो मुझे आती है। तो उसने कहा यू आर अ वेरी सीरियसली यू आर अ वेरी फाइन एक्टर, एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, if you become a good actor, you will become a good director, you will become a good designer. You have to learn it because you must first exploit what is best in you. मैंने कहा सर आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगा। उसने कहा, and then he used to write especially you go for acting, and it is so true कि because मैं अपने एक अनुभव से बताता हूँ कि मुझे एक्टर्स को डील कर, स्टेज पे जब मैं एक्टर्स को डील करता हूँ, और एक्टर्स को मुझे दैट, जब मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो एक्टर मेरा होना इतना इम्पोर्टेंट और कितना मुझे हेल्प करता है प्ले डायरेक्ट करने में, एक्टर्स को डायरेक्ट करने में, उनको दिशा देने में। क्योंकि बेसिकली एक्टर की डिफिकल्टीज क्या है, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज क्या है, फिजिकल डिफिकल्टीज क्या है, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज क्या है, वो सब मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि एक्टर कहाँ फंसता है। इसलिए मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ लोगों को कि यार देखो, मुझे एक कहानी मत सुनाओ, आई नो इट, बिकॉज मैं स्टेज पे खुद होता हूँ, मुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो है कि मैं हमेशा विजय की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था कि देखिए ऐसा है कि जो टैलेंट अगर आप में है, वो जो टैलेंट अगर आप में है, तो वो कहीं ना कहीं निखर के आएगा। Vijay was a fine actor. He was, because I've seen him when we were in first year. We did crowd scenes. जैसे उन्होंने कहा, विजय ने कहा, हम crowd scenes करते थे. Crowd scenes. We saw he was a fantastic actor, but because of some problems or circumstances, he got stagecraft. But the point is, I'm sure that stagecraft must have helped too. And today, he's one of the finest actors we have in our country. So the point is, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि इसलिए मैंने एक बार जब ये अपनी कहीं पे कुछ ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा था कि आप बताइए आप स्टेज पे आपसे एक्टिंग कैसा है। एक्टिंग में नेचुरल, इट वाज द नेचुरल प्रोसेस, में आने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज नोबडी कुड स्टॉप इट। कोई भी टैलेंटेड आदमी जिसमें कोई टैलेंट हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो एक दिन सामने आएगा ही आएगा। और दूसरी बात जो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले इलाजी आपको कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, जब आपने शुरू कर दिया, बहुत इमोशनल भी हो गई, और आपने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मैंने ड्रामा स्कूल में 3 साल का कोर्स नहीं किया, और देन यू टोल्ड अबाउट योर शॉर्ट टर्म कोर्स एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि ये अच्छा है, आपने कहा, आपने अपना बैकग्राउंड दे दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी टीचर के, किसी भी गुरु के आप शिष्य बनेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट में ही जाना है, जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। द फैक्ट इज
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को के नाम ले लूं, तो जो कि आजकल अलकाजी साहब के बेस्ट शिष्य माने जाते हैं, मैं फख्र से और प्राउड से कहता हूं कि आप उनमें से एक होंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने थिएटर को परस्यू किया है, जिस तरह से आपने नाटक को किया, जिस तरह से आपने 39 इयर्स, विजय गवाह है, हमने नाटक को चलाया है, और जो काम आपने थिएटर में किया हमने नहीं किया। जैसे आपने इतने किए हैं, आपने अपने प्ले डायरेक्ट किया है, आप इतना अच्छा लिखती हैं, आप इतनी अच्छी अभिनेत्री हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये जरूरी नहीं है। बहुत से सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि नहीं जा पाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे कश्मीर में मुझसे भी शायद बहुत अच्छे एक्टर थे जो कि मेरे साथ काम कर रहे थे वहाँ एक एमेचर थिएटर में, लेकिन उनकी सर्कमस्टेंसेस अलग थी, वो नहीं छोड़ पाए घर। तो इसका मतलब ये कतई नहीं, लेकिन अभी भी अगर वो अलका साहब को आज भी सलाम करते हैं, अलका साहब को आज भी प्रणाम करते हैं, उनको भी उतना ही दुख हुआ अलका साहब के निधन पे जितना हमको हुआ है। तो इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि आप किसी के वक्त कहीं भी हो सकते हैं। भगवान जो है ना, अलका साहब वाज लाइक अ गॉड, एंड गॉड इज वो हर जगह है। आप उसका ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, उसके शिष्य कहीं भी बन सकते हैं। वो सही, क्योंकि जो उन्होंने चैलेंज फेंका, जो उनका एक दुख था कि उन्होंने आपसे कहा कि अगर आपको नेशनल स्कॉलरशिप चाहिए वो मैं आपको दिला सकता हूँ, और उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो मुझे उनके प्रति आदर है, उनके प्रति आई ओ इट टू, आई रियली वर्शिप हिम। मतलब आप जिस वक्त मैं सोचती हूँ उनका वरदान है कि इसी से भी निसार हमारे जिंदगी में आए, और कहाँ से आए, और कहाँ से उन्होंने कहा कि किंग एडिपस, नो सॉरी, हेनरी गिब्सन का आप कोई ना कोई प्ले करिए, तो फिर लेडी फ्रॉम द सी हुआ। तो सिलसिला जो अलकाजी साहब ने एक प्रज्वलित करी थी आपके अंदर एक आग, उसको करने का मौका मिला। आपने पियर गिंट किया, जो आप लोग कह रहे हैं सबसे प्ले आप लोगों ने किया, पीर गनी किया। मैं हमेशा आई विल ओ इट टू हिम। और इसी के साथ में कहूँगी, आप दोनों जने, इससे पहले कि हमारा समय जाए, आप इतनी बातें तुगलक की करते हैं, कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई चीज आप लाल किले की बताइए कश्यप, और पुराने किले की, लाल किले की नहीं बताएंगे। सॉरी 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 पुराने किले की सर। मुझे भी अभी काफी पुराने किले की काफी बातें याद आती है। तो मुझे याद है, बिकॉज एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑन स्टेज आई हैव सीन, मनोहर सिंह, वो जो लाइन बोलते थे कि वो तुगलक की ओपनिंग स्पीच थी, हमारी अजीज रियाया, हक में अदालत, काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। वो लाइनें जो है आज तक गूंजती है। वो जो आवाज कहाँ से निकालते थे, और क्या इन्फ्लेक्शन और क्या इंटोनेशन था, मतलब मनोहर भाई का कमाल से कमाल की बात है। और एक बात मुझे याद है विजय, तुम वो जब वो तुगलक उनको वो देता है ना सजा सौतेली माँ को, वो लाइनें तुम बहुत बोलते थे रेपर्टरी, मतलब अपनी डॉर्मेट्री में भी, क्लास में। जरा सुनाओ यार, इस वक्त जरा अच्छा लग रहा है, वो पुरानी यादें मतलब हम याद कर रहे हैं उन दिनों को। क्या है कि दिल्ली की सर्दी में सुबह 5:30 बजे उठ के मनोहर भाई के साथ ओपनर थिएटर, मेघदूत ओपनर थिएटर जाया करते थे। मनोहर भाई की, हालांकि वो काफी शोज कर चुके थे पहले, लेकिन फिर भी वो हर रोज कुछ ना कुछ स्पीच में नया, कुछ ना कुछ मतलब ढूंढना, परफेक्शन के पीछे रहते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ जाते थे, स्क्रिप्ट हाथ में होती थी, तो उसकी वजह से पूरा नाटक ही याद था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो स्पीच आपने कही, और भी कितनी स्पीचेस जब वो गयासुद्दीन को वेलकम करते हैं, लेकिन एक जो टच कर जाती थी, जो तुगलक दोजानू होके बोलते थे सौतेली माँ को सजाए मौत देने के बाद, कि जब बर्नी आके उनको पहले कह रहे होते हैं कि मतलब मौला मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता मेरी रगों में कौन सा खून अपना है, कौन सा पराया। मैं तेरे गैबी लिबास को मिट्टी से सने हाथों से थामे खिसका चला आ रहा हूं मालिक, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। और बर्नी आ जाते हैं तो वो हैरान हो जाते, और वो एकदम अपने उठ जाते हैं और बर्नी से कहते हैं कि बर्नी, मैंने अभी अभी अपनी अम्मी को सजाए मौत दी है। तो जिस तरह से वो एक लाइन ये कहते थे, उसमें का पूरा उनका अफसोस होता था, वो एक लाइन में जाहिर हो जाता।
एक और बात, वो प्ले का एंड जब होता था ना विजय, एंड जब प्ले होता था, और जब हम मनोहर भाग्यन तुगलक को अकेला अलोन देखते थे वो पुराने किले की उस बुर्ज के साथ, मतलब वो दैट वाज समथिंग, व्हाट अ विजुअल, इनक्रेडिबल देखिए विजुअल। देखिए वो अमाल अलाना बताया करती थी, क्योंकि अलकाई साहब का जो बॉम्बे में घर है गॉर्डन रोड के किनारे पर, तो उनके टेरेस थिएटर से अरेबियन सी दिखता है। तो मतलब अलकाई साहब ने वहां भी कमाल के नाटक किए हुए हैं उनके टेरेस थिएटर पर। मतलब लोगों को नहीं अच्छा। पता उस थिएटर के बारे में ज्यादा, मैंने तो वहां काफी शामें बिताई हैं और मैंने देखा है। तो अमाल कई बार जिक्र किया करती थी कि वो बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कभी वो खड़े होते थे वहां और समंदर की तरफ देख रहे होते थे। महान व्यक्तियों के साथ, महान व्यक्तित्व को साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अकेलापन, कहीं ना कहीं न समझे जाने का दुख, ये झलकता है। तो वो चीज शायद तुगलक में झलकती थी उस वक्त। बहुत, that was incredible, इलाजी, incredible Yes. kind of that visual I can never forget. तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे चचा, उनके इतने सारे भतीजे सारी दुनिया में फैले हुए, वो तो नॉन स्टॉप बातें करते ही रहेंगे, और हमें चाहिए कि हम हमेशा करते रहें। दिस इज एन एजुकेशन फॉर अस। मेरे ख्याल से जो लोग आज सुन रहे होंगे उन्हें भी लगा होगा कि ये लंबी लंबी वर्कशॉप में उन्हें हासिल नहीं होगा जो आप लोगों ने उनके बारे में बताया। पर समय की पाबंदी को देखते हुए मैं पुनः अपन तीनों की तरफ से, और सुनाई थिएटर फोक आर्ट फाउंडेशन उनकी तरफ से, और मुंबई थिएटर गाइड की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। विशेष तौर से आप दोनों भतीजों की तरफ से अगर आप एक एक शब्द कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, ताकि मैं फिर सबसे रुख सचाऊंगी। कश्यप, आप कुछ कहेंगे? मैं यही चाहूंगा कि वो जहां भी हैं सुकून से रहें, बस उनका साया, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर। के बस बिल्कुल वही बात है कि जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा कि भाई मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं वो सुकून से रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमेशा हमारी तरफ देखते रहें, हमें इंस्पायर करते रहें, ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर सके, उनके नाम को रोशन कर सके। उनको अच्छा लगे कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बस उसके साथ मैं उनको उनके चरण स्पर्श करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें शक्ति दे, हम उनके लॉस को बर्दाश्त कर सके। यही कहूंगी, उन्हीं जो शेक्सपियर की लाइन थी जिनका अनुवाद इंदिवर जी ने किया था कि और जब ग्रैंड आदमी जाता है ना, उसकी एग्जिट जैसी भी होती है वो मार्क छोड़ जाती है। वो मार्क, वो अपने पद चिन्ह छोड़ के गए जिसपे हमें सबको चलना है। रंगमंच है ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है।